ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं डॉक्टर आदित्य चतुर्वेदी आज बीएड के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के तृतीय इकाई पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियों की विषय में हम आज चर्चा करेंगे। गणित में कई प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाया जाना है इसकी तैयारी भी करते हैं। इसके पहले की कक्षाओं में हमने गणित शिक्षण की 3 विधियों व्याख्यान विधि, आगमन विधि और निगमन विधि के विषय में पढ़ा था। आज हम गणित की विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि, पूछताछ और खोज विधि के विषय में पढ़ेंगे। विश्लेषण विधि, यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि गणित में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण खंडन या छोटे छोटे टुकड़ों में करके करते हैं। यह ज्ञात किया जाता है कि इस समस्या का हल किस प्रकार से किया जाए। विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में जो ज्ञात करना होता है या सिद्ध करना होता है उससे हम आरंभ करते हैं कि इसे ज्ञात करने के लिए हम या सिद्ध करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञात करते हुए जो कुछ दिया होता है उस तक पहुंच जाते हैं। विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। जब हम किसी साध्य को हल करना हो, जब रेखा गणित में कोई रचना कार्य कराना हो, या जब अंक गणित में किसी नवीन समस्या को हल करना होता है, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। विश्लेषण विधि के गुण, यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हल निकाल सकता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में अन्वेषण करने, खोज करने की क्षमता और उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस विधि के दोष हैं, यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उस समय उनकी तर्क शक्ति तथा विश्लेषण की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। इस विधि के द्वारा शिक्षण करने पर पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्यों तथा अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी होती है। संश्लेषण विधि, यह विधि संश्लेषण कार्य पद्धति पर आधारित है। संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। इस विधि में
ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो उसे सबसे पहले दी गई सूचनाओं को एकत्र करते हैं और फिर उसे हल करते हैं। गणित शिक्षक को ज्यामिति तथा रेखागणित के शिक्षण करते समय विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। संश्लेषण विधि का अगर हम एक उदाहरण से समझें तो एक बाग की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। बाग बगीचे के चारों ओर एक मार्ग बनाना है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस विधि में हम ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों की ओर जाते हैं। हमें दिया गया है बाग की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है और जो उसके चारों तरफ मार्ग बना है उसकी चौड़ाई 5 मीटर है। ज्ञात करना है हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग सहित बाग की लंबाई दोनों तरफ हम लंबाई में 5-5 मीटर जोड़ देते हैं तो 60 मीटर हो जाता है। मार्ग सहित बाग या बगीचे की चौड़ाई, उस चौड़ाई जो 20 मीटर दी है उसमें दोनों तरफ हम 5 और 5 मीटर जोड़ देते हैं, 30 मीटर हो जाती है। मार्ग सहित बाग का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल अब हम देखेंगे तो 60 × 30 = 1800 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ बाग का क्षेत्रफल देखें तो उसकी लंबाई 50 थी और चौड़ाई 20 थी तो 50 × 20 = 1000 वर्ग मीटर इसमें होगा। मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम मार्ग सहित बाग का क्षेत्रफल में से बाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो चारों तरफ जो मार्ग बना है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 1800 - 1000 = 800 वर्ग मीटर बाग का क्षेत्रफल आता है। संश्लेषण विधि के गुण। यह विधि अभ्यास के लिए उपयोगी है। यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है। इस विधि में समय और शक्ति की बचत होती है। यह विधि समस्याओं के हल को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है और यही कारण है कि विद्यार्थी सरलता से समझ पाते हैं। इस विधि में हम उन तथ्यों को पेश करते हैं जो पहले ही खोजे जा चुके हैं। संश्लेषण विधि के दोष। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं निकाला नहीं होता है, इसलिए वह स्थायी नहीं होता। यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती। किसी साध्य अथवा समस्या का हल इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति तथा सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। यह एक नीरस तथा निर्जीव विधि है। छात्र प्रत्येक बात को समझाने के लिए या समझने के लिए अध्यापक पर निर्भर रहते हैं। प्रदर्शन विधि। गणित शिक्षण के लिए प्रदर्शन विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक विधि है। इससे छात्रों में कठिन संप्रत्यों को बोधगम्य बनाकर सरलता से गणित के विभिन्न संप्रत्यों को अध्यापक प्रदर्शन कराते हुए समझा सकता है। जॉनसन के अनुसार छोटी कक्षाओं में सामान्य गणित के लिए प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से अधिक मूल्यवान तथा कम खर्चीली है। इस विधि में अध्यापक
विषय पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित प्रयोग भी स्वयं करके बच्चों को दिखाता है। प्रदर्शन विधि में बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां व्यस्त रहती हैं। इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रदर्शन विधि के गुण: अधिगम प्रेरित वातावरण। इस विधि में छात्र व्याख्यान विधि की तरह निष्क्रिय श्रोता की भांति नहीं रहते। इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। इस विधि के द्वारा छात्रों को स्पष्ट और स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि छात्र प्रत्येक वस्तु की रचना, कार्यप्रणाली आदि को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मानसिक विकास में सहायता। इससे छात्रों की तर्क, निरीक्षण तथा विचार जैसी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अध्यापक के कार्य में सहायता। जिस विषय को व्याख्यान विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, प्रदर्शन विधि द्वारा ही अध्यापक कम समय में अच्छी तरह पढ़ा सकता है। बचत का साधन। इस विधि में अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। प्रयोगशाला विधि में जैसे एक ही प्रकार के हमें 10 उपकरणों की आवश्यकता होती है, प्रदर्शन विधि में हम एक उपकरण से ही काम चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कम खर्च होता है। प्रदर्शन विधि के दोष। प्रदर्शन करते समय विद्यार्थी निष्क्रिय बैठते हैं, क्योंकि शिक्षक प्रदर्शन करता है, दिखाता है, छात्र सिर्फ देखते हैं। इसमें बालक की मौलिकता का विकास नहीं होता, क्योंकि वह उपकरण को या जो भी ऑपरेटर से जो भी दिखाया जा रहा है उसको स्वयं नहीं चलाता है। इस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करने, उपकरणों का उपयोग में लाने तथा सामान्यीकरण का अवसर नहीं मिल पाता है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है तो यह विधि अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है। पूछताछ और खोज विधि। गणित की सबसे अधिक प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक प्रणाली खोज विधि है। खोज विधि के आविष्कारक जो हैं H.E. आर्मस्ट्रांग थे। इस प्रणाली का मुख्य आधार हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन है कि बालकों को जितना कम संभव हो बताया जाए और जितना अधिक संभव हो खोज को प्रोत्साहित किया जाए। यह विधि गणित के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है। आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की परिभाषा करते हुए कहा कि अन्वेषण प्रणाली वह है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है, जिनमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की बजाय उनकी खोज को आवश्यक अंग माना गया है। अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक्स शब्द का जन्म ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से हुआ है। ह्यूरिस्को का अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का विकास करना है। खोज विधि के गुण। खोज विधि से छात्रों का दृष्टिकोण गणितीय बन जाता है तथा उनमें निरीक्षण और जिज्ञासा की भावना विकसित होती है। इस प्रणाली के उपयोग से अध्यापक संपूर्ण कक्षा के संपर्क में आता है। यह प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत कार्य की देखभाल करता है। इस विधि को अपनाने में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। यह प्रणाली बालकों को पर्याप्त क्रियाशील रहने का अवसर देती है। यह प्रणाली पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। यह विधि विषयों को बोधगम्य तथा सरल बना देती है।
खोज विधि के दोष। यह प्रणाली व्ययपूर्ण है, इसमें अधिक पैसा खर्च होता है। यह प्रणाली प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पूर्णतः व्यर्थ है। इस प्रणाली का उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तथ्यों को खोजने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। विशेष ढंग से प्रशिक्षित और किए गए अध्यापक ही खोज विधि का प्रयोग कक्षा में ठीक से कर सकते हैं। यह प्रणाली केवल उन विद्यालयों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है जहाँ छात्रों की संख्या कम हो। अधिक छात्र संख्या होने पर इसका उपयोग करने में दिक्कत आती है। आशा है कि आप इन विधियों के विषय में समझ गए होंगे और इनसे इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसको भी समझ गए होंगे। आगे की कक्षाओं में हम अन्य शिक्षण विधियों का समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।